हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। जैसा कि आपने देखा, टीचिंग एग्जाम चाहे वो टेट, सीटेट, सुपर टेट हो या कोई अन्य एग्जाम हो जिसके लिए आपको बाल विकास, चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी जो सीरीज है वो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर डेली हम आपके लिए सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 नाम से सीरीज लेके आए हैं और सेटों में हमने टॉपिक वाइज रखी हुई हैं। टॉपिक वाइज मतलब ये है कि जैसे कि अभी जो चल रहा है वो अभिवृद्धि और विकास की चल रही है। इससे पहले जो हमने पहले शिक्षा मनोविज्ञान, फिर वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित क्वेश्चन लेके आए थे, तो टॉपिक वाइज हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं जो कि बहुत ही आज के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमारे 18वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जो पहला 18वां क्वेश्चन है, इससे पहले हम 17 क्वेश्चन इससे पहले की सेट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या है। कोल्बर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसके विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। ऑप्शन 1 आत्मकेंद्रिता निर्णय, ऑप्शन बी परस्पर एक रूपता अभिमुखता, ऑप्शन सी वैयक्तिक व विनिमय अभिमुखता और ऑप्शन डी है सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा। बिल्कुल सही है, इसका जो लास्ट राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता। ठीक है, ये ऑप्शन सी इन्होंने जो सोपान था वो प्रतिपादित नहीं किया था। चलिए, आपने पढ़ा होगा कोल्बर्ग का सिद्धांत, नहीं पढ़ा है तो हमने वीडियो डाला है, उसमें आप देख सकते हैं इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। तो विकास के संबंध में जो सही नहीं है वो बताना है। पहला है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं। ऑप्शन डी, प्रारंभिक विकास बाद के विकास के से अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो राइट आंसर वो आपको करना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्यता क्षमता का विकास करना नहीं है। ये तो विकास जो होता है वो वंशानुगत तो वातावरण दोनों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। सही है, क्यों है वो देख लो। विकास प्रतिमान की कुछ निश्चित विषयों की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसा कि आपने देखा, फ्रायड ने कहा था कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है उसका निर्णय उसके शुरुआत के 5 वर्षों में हो जाता है। ये फ्रायड ने परिभाषा में कहा था अपने एक कथन में। तो इसका मतलब ये यहाँ पे सही बैठता है विकास के संबंध में। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं, विकास के अपने खतरे होते हैं हर क्षेत्र में। ठीक है, जो ये आप आगे भी पढ़ेंगे। और ये लिखा है प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। सही बात है, पहले जो शुरुआत में बच्चा कहते हैं ना जितना विकास कर लेता है वो बाद में उसका 2/3 कर पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और आता है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है श्रीमती चौधरी का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगता है। उनका दूसरा बच्चा 13 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्यों चिंतित नहीं है। उनके पति ने कहा है कि जब तक वो 16 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने भी चलना शुरू नहीं किया था, ये उन्होंने बताया उन्हें, इसलिए वो दुखी नहीं है। या फिर वह जानती है कि जितना अधिक इंतजार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे, इसलिए वो चिंतित नहीं है। एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है, इसलिए चिंतित नहीं है। वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समय सीमा के अंतर्गत है या इसलिए। तो आप इसका राइट आंसर करिए, वो दुखी क्यों नहीं है जबकि उनका बच्चा पहला 10 साल पे चल गया और दूसरा 13 का हो गया, अभी भी चलना नहीं सीखा है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी राइट आंसर है। वह जानती है कि जो चलने की जो सीमा होती है, समय सीमा, उसके अंदर है वह बच्चा अभी भी। जैसे वो 13 महीने का ही तो हुआ है और उन्हें पता है कि जो चलने की सीमा है वो 17 महीने है, तो वो क्यों, या 16 है तो क्यों परेशान होंगे। तो समझ गए, इसका मतलब उन्हें पता है उनकी सीमा के अंतर्गत है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 21वां। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही कथन सही नहीं है उसका आंसर करना है आपको। तो पहला, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव को प्रदान करने पर महत्व नहीं देता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का आक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये 2 ऑप्शन हो गए। तो तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आ जाइए इसका। तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। या फिर चौथा, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप होता है। तो विकास के संबंध में कौन सा गलत है, ये सही है। देखिए ये भी सही है और ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। इसके जो ऑप्शन थे उन्हें को देखते थे। 2 ऑप्शन इधर थे,
तो देखिए ये जो आंसर है वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर अध्यापक को पता है कि जो प्रकृति की वजह से विकास होता है और वो उनको अनुभव नहीं प्रदान करेगा, वो उनको सिखाएगा नहीं, तो ये चीज विकास के लिए गलत है। तो ये ऑप्शन गलत था, ये इसका राइट आंसर है, बाकी के सही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है किस पर? किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। यह सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर वो आप बताइएगा, फिर हम समझाते हैं। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब देखिए कैसे। सबसे पहली बात है 9 वर्ष का जो बालक है, तो आपने नैतिक तर्कना की बात की तो आपका सीधा माइंड जाना चाहिए कॉलर पे, और कॉलर ने बताया था ये 4 साल से 10 वर्ष का जो बालक होता है वो पहले स्तर पर होता है, प्रथम स्तर जो कि होता है प्राक या पूर्व रूढ़िगत स्तर का। इसमें 2 स्तर होते हैं, फिर ये जो उन्होंने 2 अवस्थाएं बताई, उन्होंने 2 स्तर बताए थे। इन स्तर में बालक क्या करता है कि वो अपनी इच्छाएं और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। तो ये नहीं, तो इसमें दो ऑप्शन आपको लग रहे होंगे, क्या इस बात पर निर्भर करता है उसके व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति से नहीं मतलब है, यहाँ नियमों का पालन करने के बदले में वो ये चीजें तब मानेगा, ये चीजें सही तब मानेगा जब आपको उसको कोई प्रलोभन देंगे और उसको अपना लाभ देख करके वो काम करेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर था, ऑप्शन सी। बच्चा बदले में कुछ जैसे ना हमने कहा बच्चे को तुम्हें ये देंगे, ये काम करो, तो वो जो नियम सीखता है इसके द्वारा, तो वो कुछ लाभ मिलना चाहिए उसको, इसके बदले में क्या मिलना चाहिए, कुछ लाभ। तो यही है नैतिक तर्कना 9 वर्ष के बालक के अंतर्गत, ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास 00 पॉइंट समथिंग है को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवंशिकता। तो आप बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, जिसको हम अंकों में वृद्धि करेंगे, अंकों में कैलकुलेट करेंगे, मापेंगे, बताएंगे, वो हमारा जाएगा हमेशा अभिवृद्धि में। जैसे 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हो जाना, ये हो गई अभिवृद्धि, न कि विकास, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ऑप्शन बी में जाएगा। अगला है 24वां, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? जो बाल्यावस्था है उसकी पूछा है। निर्भरता है, सामूहिकता की भावना है, धार्मिकता की भावना है, या अनुकरणिक प्रवृत्ति है। तो देखिए अनुकरण की प्रवृत्ति शैशवावस्था में जाती है, तो ये जरूर बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता तो हो नहीं सकती। निर्भरता, आत्मनिर्भर बनना बच्चा बनता है, बिल्कुल सही है, ये इसकी विशेषता है। लेकिन महत्वपूर्ण में प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता की बात कही है तो ये होता है उसकी सामूहिकता की भावना। क्यों? क्योंकि जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है, 6 साल का होता है, तो वो समूह बनाने लगता है, मतलब स्कूल में जाता है तो उसके दोस्त बन जाते हैं, तो जो समूह की अवस्था भी कही जाएगी तो वो भी कही जाती है आपकी बाल्यावस्था। तो 24 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी पार्ट है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं 25वां क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है विद्यार्थी में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक, जो प्रत्यय का विकास करवाना है उसके लिए या निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना है? शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल होनी चाहिए। अगर सरल से जटिल होगी तो हम क्या करते हैं, प्रत्यय का विकास होगा, बिल्कुल अभी तक देखते हैं, सही है। शिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतर का अवसर देना चाहिए, तो को उपयुक्त सभी क्रियाएं करानी चाहिए। तो देखो अगर हमें किसी के अंदर प्रत्यय विकास कराना है तो जो आपके जो ऑप्शन दिए हैं 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों, यानी इसका मतलब ये है कि सरल से जटिल होगा तो बच्चा अच्छा सीखेगा और वो अपने माइंड में प्रत्यय विकास करेगा। व्यापक अनुभव प्रदान करना चाहिए, क्योंकि हम अपने अनुभवों से सिखाएंगे तो वो जितना ज्यादा सीखेगा उतना ज्यादा उसका प्रत्यय विकसित होगा। विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतर का अवसर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, जब हम उसको अवसर देंगे तो वो और अच्छे से सीखेगा। तो इसका मतलब ये सारी क्रियाएं करानी चाहिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां, कल्पना के विकास के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है वो पूछा है। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, या फिर कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, आप सभी कुछ करना चाहिए। देखिए कल्पना यानी आपको जो इमेजिन करते हैं, आप चीजों को कल्पना करते हैं, जो आपकी कह सकते हैं अमूर्त चिंतन होता है उसको कल्पना कहेंगे। तो अमूर्त चिंतन इनके द्वारा विकसित होगा, इन सभी के द्वारा। आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षित करना भी है, कहानी सुनोगे तब भी होगा, रचनात्मक प्रवृत्ति होगी आपकी तब भी आपका कल्पना शक्ति प्रवृत्त होगी, यानी कल्पना शक्ति का विकास होगा, ये तो जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है, मतलब उचित कथन पूछा हुआ है। किसमें?
आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में। जो विकास में आनुवंशिकता और आपकी परिवेश का मतलब पर्यावरण या वातावरण जो होता है उसकी भूमिका के संदर्भ में पूछा है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता रहता है। तो ये उल्टा है, गलत हो गया, कुछ समुचित नहीं हुआ। क्यों? आपको पता है जो परिवेश की भूमिका है, जो वो वातावरण होता है वो बदलता रहता है, लेकिन आनुवंशिकता के गुण लगभग स्थिर रहते हैं। तो यहाँ इसमें आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता है, उल्टा लिखा है। चलो, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। ऑप्शन पढ़ देता हूं, आंसर पहले आप करिएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का आपेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की क्षतिपूरक विभेद संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो 27 का आपको आंसर करना है। बिल्कुल सही, राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्यों राइट आंसर? देखो, ए गलत हो गया। बी, व्यवहार के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास के प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं। तो आपने देखा है ना, जो व्यवहारवाद मतलब आपका जो नेचर है प्रकृति के सिद्धांत से प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो ऐसा नहीं है, जो प्रकृति होते हैं प्राकृतिक होते हैं वो व्यवहार से संबंधित नहीं होते हैं, मतलब आप समझ गए, आपका नेचुरल व्यवहार, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं होगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। बिल्कुल, इन दोनों के कारण ही तो परिवर्तन होता है। तो ये एकदम हमें अच्छा ऑप्शन मिल गया। तो इसी का पूछा हुआ था, आनुवंशिकता और परिवेश का, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।